बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना, समझना और फिर अपनाना हमारे लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक नौजवानों के हवाले से है, जिसमें हम नौजवानों को डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके मसाइल डिस्कस करने जा रहे हैं और उनकी तरक्की के लिए, उनकी कामयाबी के लिए कितनी एफ़र्ट्स करनी है, क्या क्या टिप्स अपनानी है, कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनको अपनाना ज़रूरी है, उनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें ख़ुद इन्हिसारी को आज जो है वो स्पेशली डिस्कस किया जाएगा कि ख़ुद इन्हिसारी है क्या और ये नौजवानों के अंदर किस तरह से प्रमोट की जा सकती है, किस तरह से इन्हांस की जा सकती है, किस तरह से इनकलकेट की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली ख़ुद इन्हिसारी का कॉन्सेप्ट हमें कहता क्या है, हमसे डिमांड क्या करता है और हमारे माशरे में इसकी क्या ज़रूरत है। अगर हम माशरती तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क मज़ीद तेज़ी से तरक्की करे, मज़ीद ग्रूम हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों को गाइड करें, हम उनको एक बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम करें और जिस ट्रैक पर हम उनको ले आना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, उसके लिए ट्रैक और डायरेक्शन हमने प्रोवाइड करना है। अब ये डायरेक्शन क्या है उसको आज के प्रोग्राम में ज़रूर हम हाईलाइट करेंगे और उसमें ख़ुद इन्हिसारी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमसे क्या डिमांड करता है और इन डिमांड्स को, इन रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसको भी इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो दूसरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं नकल के रुझान को। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के हवाले से बात होगी, नौजवानों के हवाले से बात होगी, इवन दो हमारे बच्चों के हवाले से और हमारे बड़ों के हवाले से बात होगी कि हम देखते हैं कि हर एज फैक्टर का इंसान इस वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इंस्पायर ज़रूर है, किसी भी मामले में। अब वो खुराक के मामले में भी हो सकता है, वो लिबास के मामले में भी हो सकता है, वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इन्हांस करने के हवाले से भी हो सकता है, या लाइफस्टाइल चेंज करने के हवाले से, कुछ ख़ास रूटीन जो है वो अपनाने के हवाले से, या फिर कोई ऐसी आदत जो आपको दूसरे में अच्छी लग रही होती है, दूसरे में आपके लिए एक अट्रैक्शन का बायस बनती है कि आप चाहते हैं आप इसको भी अपना लें। अब ये जो नकल का रुझान है जो एक बच्चे से लेके एक मैच्योर इंसान तक चल रहा है, इस रुझान को किस तरह से कम किया जा सकता है। अगर इसके फ़ायदे हैं तो ऑब्वियसली हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इसके नुकसानात हैं तो फिर इन नुकसानात को कैसे काउंटर करना है और इनको कम कैसे करना है, इस पर भी हम जो है वो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि नकल का बढ़ता हुआ रुझान अगर नुकसान का सबब है तो हमने इसके असबाब तलाश करके उनको कंट्रोल करना है और फिर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। आपसे भी कहेंगे कि आप इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, कॉल करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आगाज़ में हमेशा की तरह मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 19, मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी
मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ कराती हूँ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो बात करने जा रहे हैं कि नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है, अगर वो तरक्की करना चाहते हैं, वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो वो ख़ुद इन्हिसारी को समझें। और ये ख़ुद इन्हिसारी है क्या, ये जानने के लिए हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनमें सबसे पहले हमें जी ज्वाइन करें डॉक्टर आरिफ खटक साहब, माहिर तालीम हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। डॉक्टर साहब के साथ आज की जो दूसरी मेहमान है, आप सब उनको जानते हैं, हमारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर शाज़िया अकबर साहिबा। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शाज़िया, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी ख़ुद इन्हिसारी का कॉन्सेप्ट समझना क्यों ज़रूरी है और ये है क्या? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका स्पेशली शुक्रगुजार हूँ कि आप एकेडेमिया से लोगों को बुला के प्रैक्टिकल जो हमारे मसाइल हैं आप उस पर बात करते हैं। बिल्कुल। आपने अभी इंट्रो में कहा कि हमें कैसे गाइड करना चाहिए, कैसे हम गाइड नहीं करते, हमारी सोसाइटी जो है वो अपने फैसले अपने बच्चों पे इम्पोज करती है। सही। अनफॉर्चुनेटली हम एकेडेमिया पे बड़े पैसे खर्च करते हैं हायर लेवल पे, लेकिन हम लोअर लेवल पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। आई गिव एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और एनी डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है कि बेटा आपने जाना कहाँ है, कौन सा फील्ड आपने तलाश करना है। हमारे बचपन से एक ही चीज़ समझौती है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है। हमारे कितने लोग हैं जो कि अपने प्रोफेशन में खुश है? इंजीनियर से पूछो, इंजीनियर से पूछो तो वो कहते हैं काश मैं डॉक्टर होता, प्रोफेसर से पूछो काश मैं वकील होता। इट मीन्स कि मतलब उस पे जो फैसले है वो इम्पोज की गए। आई थिंक हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा डायलेमा है कि हमारी एजुकेशन जो है, जो लोअर लेवल एजुकेशन है, इट इज नॉट अप टू दैट मार्क। ये हमारा और डेवलप्ड कंट्री में सबसे मेन डिफरेंस है। सही। देखिए, आई ऑलवेज पुट एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। व्हाई? उसकी टोटल आबादी 2.5 करोड़ है और हमारी आबादी 20-22 करोड़ है। सही। लेकिन वो हर फील्ड में हमसे आगे। सिर्फ क्रिकेट नहीं है। मैं ऑलवेज पुट द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। हमारे 22 करोड़ में से 6 करोड़ जो है वो क्रिकेट के प्लेयर हैं। ऐसे। लेकिन 6 करोड़ में से हम 11 प्लेयर तलाश नहीं कर सकते जो ऑस्ट्रेलिया की 11 प्लेयर्स को शिकस्त दे सके। उसकी रीजन क्या है? इट्स नॉट ओनली इन क्रिकेट। आप फुटबॉल में देखो, आप हॉकी में देखो, आप स्क्वाश में देखो, आप बैडमिंटन में देखो, आप साइंस में देखो, वेयर एवर यू गो, मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया। उसकी रीजन यह है कि उसकी बेसिक लेवल पे एजुकेशन सही है और उस पे अपने फैसले इम्पोज नहीं की जाती कि आपने यही करना है। बच्चों को टेस्ट किया जाता है कि बच्चा किस फील्ड में अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है और वो अपने लिए चूज करता है एंड देयर वो आगे उस प्रोफेशन को लेके जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम बचपन से है अपने फैसले इस तरह इम्पोज कर लेते हैं जो कि बाद में मैंने आपको रिजल्ट बताया कि कोई भी बंदा अपनी अगर आप अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन नेवर एवर परफॉर्म अप टू द लेवल वेयर यू थिंक सो। बिल्कुल ऐसे। So that is one of the things I do believe we should empower them. बिल्कुल। Take the decision. Whatsoever you want to do it. लेकिन हमारे एंड तक हम फैसले कुछ कभी वालदा फैसला करती है, कभी बेगम फैसला करती है, कभी बहन जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बेसिकली कि हम नहीं कर पाए तो हमारा बच्चा करेगा, हम ये करना चाहते थे लेकिन हमसे हो ना सका, अब हमारा बच्चा करेगा। ये बहुत सारी ऐसी जो है वो सोचें हैं या ऐसा माइंडसेट है जो कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं नुकसान का सबब बन रहा है। इसको मजीद भी डिस्कस करते हैं। शाज़िया से जानते हैं वो क्या कहेंगी। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से आगाज़ किया कि माशरती तरक्की में अगर रुकावट आ रही है या तरक्की उस तरह से नहीं हो पा रही तो हमने रूट कॉज की जानिब जाना है कि आखिर ऐसा क्या है जो कि हमारे नौजवानों को सही प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पा रही, या हम उन पे अगर फैसले इम्पोज करें तो हमने कैसे चेंज होना है। बहुत शुक्रिया हुमा, बात बड़ी खूबसूरत डॉक्टर साहब ने की। दरअसल खुद इन्हिसारी सिर्फ ये नहीं है कि एक नौजवान की या एक ख़ानदान की खुद इन्हिसारी की हम बात करें या एक जनरेशन की खुद इन्हिसारी की बात करें। खुद इन्हिसारी का मतलब है कि जब हमारी कौम का कोई एक फ़र्द भी एक बाइज़्ज़त और ऐसा रोज़गार जिसमें वो खुश भी है, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म भी कर रहा है, जिसमें उसकी आउटपुट भी नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम सबसे पहले तो देखें, जब हमारे यहाँ सिलेबस सेट किया जाता है तो उसमें ये पहलू जो है वो नज़रअंदाज होता है। मसलन हमारा मुल्क कैसा है,
हमारे मुल्क के वसाइल कैसे हैं, हमारे दस्तयाब वसाइल क्या हैं, हमारे मुल्क में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसे कॉर्नर हैं जहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं, जिन पे हमें ज़्यादा हम उस पर काम करके तो बहुत अच्छा माशरती सतह पर और आलमी सतह पर अपना मकाम बना सकते हैं। अब अगर हम बिलफर्ज अगर हमें जो है वो 100 डॉक्टर्स की ज़रूरत है और हम 1000 डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिलफर्ज हमारे एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी जनरेशन में जो हमारे अभी जो यंग लोग हैं उनमें बहुत कम ये ट्रेंड है कि वो एग्रीकल्चर की तरफ जाएं। इवन के खुद जो ज़मींदार फैमिलीज़ हैं, जो ऐसे लोग या किसानों की जो फैमिलीज़ हैं, उनके अपने बच्चे वो चाहते हैं वाइट कॉलर जॉब हो, बैंक में जॉब मिल जाए या किसी दफ्तर में क्लर्की ही सही, लेकिन ज़मींदारी जो है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बनाने पे फोकस्ड हैं। जी जी, तो वो देखें ना, नीड बेस होना चाहिए ना, एजुकेशन भी नीड बेस हो और स्किल भी जो हम सिखाते हैं, जो हम चाहते हैं कि जिसकी ज़रूरत है वो भी नीड बेस है। इसका फैसला करना कि हमारी ज़रूरत क्या है, इसका फैसला करना कि हमारे वसाइल क्या हैं, इसका फैसला करना कि हमने इसको किस तरह से ट्रेनिंग, किस तरह से और एज ग्रुप के कौन से लेवल पे हमने ये ट्रेनिंग शुरू करनी है। हम इन सारी ये प्लानिंग जो है ना बहुत शुरू से होती है और होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं होता। पिछले भी किसी प्रोग्राम में मैंने तज़किरा किया था कि जैसे हमारे यहाँ स्कूल लेवल पे अगर हम ये रेशो देखें ना कि कितने परसेंट, ख़ास तौर पे हमारे एक तो ये यहाँ पे ट्रेंड है हमारे जैसे ममालिक में कि जो है वो मोस्टली फ़ीमेल को समझा जाता है कि वो मतलब ये फ़लाँ और फ़लाँ फील्ड में नहीं परफॉर्म कर सकती। घर का ज़्यादातर बोझ जो है वो मर्द को उठाना पड़ता है। उसकी वजह ये, इसके मैं आपको प्रूफ देती हूँ। मसलन हमारे जो स्टूडेंट, जो मेल फीमेल स्टूडेंट स्कूल में एनरोल होते हैं, अब जो गर्ल्स एनरोल होती हैं उनमें से यानी जो बच्ची दाखिल हुई नर्सरी क्लास में या 1 में, उनमें से तकरीबन 26% ऐसी होती हैं जो मैट्रिक कर पाती हैं। सही। बाकी सारी उनको छुड़वा दी जाती है। ठीक है, किसी को जो है मिडिल में छुड़वा दिया, किसी को प्राइमरी में, किसी को प्राइमरी से भी पहले। और बॉयज़ जो हैं वो 34% ऐसे होते हैं जो जाके मैट्रिक अपना कंप्लीट करते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं। अब आप देखिए एक बहुत बड़े रेशो जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले क्यों निकल गया। इसके पीछे क्या माइंडसेट है, आप ही से हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज के एक और मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है। कोच हैं, ट्रेनर हैं रज़ा शिराजी। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रज़ा, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत गुफ्तगू के हवाले से? मौशरती तरक्की को हम डिस्कस कर रहे हैं, नौजवानों पर बात कर रहे हैं और उनके अंदर खुद इन्हिसारी प्रमोट कैसे की जा सकती? बहुत शुक्रिया सबसे पहले मदू करने के लिए। खुदा के नाम से आगाज़। खुद इन्हिसारी के लिए सबसे जो अहम चीज़ है, जो सबसे अहम नुक्ता है, वो है खुद शनासी। जब तक हम खुद को पहचानेंगे नहीं तब तक हम खुद पे एतमाद नहीं कर सकते। एतमाद के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जब हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे होते हैं, जब हम वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स में जाते हैं, उसमें इल्म सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। मैंने प्रैक्टिस कितना कर रखी है। हमारा जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे कि हमारे माशरे का मसला ये है, हमने बच्चों की तरबियत पर फोकस करना छोड़ दिया है। हमने ये समझना छोड़ दिया है कि ये बच्चा इस कायनात के नक्शे में कहाँ पे फिट आता है, और हम अपनी मर्ज़ी से अपने सोसाइटी को देखते हुए कहते हैं या तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, लड़की पैदा हुई है तो वो डॉक्टर बन जाएगी। ये नहीं देखते कि खुदा ने उसके अंदर कौन सी सलाहियतें रखी हैं, वो किस ताले की चाबी है। हर इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता, माशरे ने चलना ऑन द होल। और उस लिहाज से जब हम अपने आप को पहचानेंगे, जब हम अपनी खूबियों, अपनी खामियों से वाकिफ़ होंगे और पूरे प्रोसेस से गुजारा जाएगा बच्चों को, जिस तरह बाहर के ममालिक में ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और काफ़ी अरसे से चल रहा है कि उनके प्ले ग्रुप लेवल पर इब्तदाई जो क्लासेस हैं, उन्हीं दर्जों में बच्चों को खुद से जो पहचान है वो सिखाई जाती है। और हम किस तरह से ये पहचान सिखा सकते हैं? रज़ा, आप ही से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सद सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। नौजवानों को हम डिस्कस कर रहे हैं, मौशरती तरक्की के हवाले से बात हो रही है। और अगर हम चाहते हैं कि मौशरती तरक्की
तेज़ी से जो है वो हो और इसमें हम किरदार अदा करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों को गाइडलाइन प्रोवाइड करें और उनके अंदर खुद इन्हिसारी को डेवलप करें। अब खुद इन्हिसारी है क्या, ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या डिमांड करता है, इन डिमांड्स को हम, इन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं, इस पर ब्रेक पे जाने से कबल हम डिस्कशन कर रहे थे रज़ा से, और रज़ा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। रज़ा, आप बच्चों के हवाले से कुछ बता रहे थे हमें कि किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाता है पाकिस्तान में, हमारे माशरे में हम अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर एक चीज़ बहुत अहम है और ये हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हम कुछ नई टर्म्स को आइन कर दिए, बट हम तरक्की पजीर हैं। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, तब जाके हम उस सफ़ में जा सकते हैं जहाँ हम अपने आप को तरक्की याफ्ता कह सकेंगे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, जिस तरह एक मशीन है, यही जो हमारे पास सेट है, अगर यहाँ जो अदल का निज़ाम है उसको कायम ना किया जाए कि जो चीज़ जहाँ पे मुनासिब लगती है वो वहाँ पे ना रखी जाए, तो यकीनी तौर पर जो डेकोरम है वो सही नहीं रहता, चीज़ें उतनी प्रेजेंटेबल नहीं होती, जो एफिशिएंसी है वो बहुत ख़राब हो जाती है। हमारे क्लासरूम्स का स्ट्रक्चर बदकिस्मती से ऐसा है कि तमाम बच्चों को एक ही मयार के ऊपर, एक ही मेरिट के ऊपर गेज किया जा रहा है। ठीक। और वो मयार क्या है कि एक नंबर्स की दौड़ लगा दी गई है और एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट्स लेके आने हैं, बिल्कुल उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, तो आपका अगला एडमिशन भी सिक्योर हो जाता है, नेक्स्ट जो अपर ग्रेड है आपका, आपकी जॉब भी सिक्योर हो जाती है, घर में भी आपकी इज्जत है, उस्ताद के भी आंखों के तारे हैं आप। गॉड गिफ्टेड बच्चा है जी हमारा, और बहुत अच्छा पढ़ रहा है और बड़ा मेहनती बच्चा है, इसको कुछ नहीं कहना, ये पढ़ाई कर रहा है और वो सब कुछ। हमने माशरा इस तरह से बना दिया। लेकिन वही बात जो मैं कर रहा था कि सामने जो हमारे पास गुलदान मौजूद हैं, जो यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, अगर ये अपनी मुनासिब जगह पर नहीं होंगी तो काम सही से नहीं चल सकेगा। बिल्कुल। हमारे माशरे के अंदर हमने क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सा मशीन का पुर्जा कहाँ पे लगना है, किसको इंजीनियर होना है, किसको डॉक्टर होना है, किसको मैकेनिकल में जाना है, किसको किस फील्ड में जाना है, किसको ज्योग्राफी की साइड में जाना है, किसको स्पीकिंग में आना है, किसको होस्ट बनना है, हमने ये चीज़ें डिफाइन नहीं की। ठीक। बाय हुक और बाय क्रुक हम बाय लक बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं, जो जहाँ पहुँच गया वो पहुँच गया। सही। ज़रूरत इस अम्र की है कि स्कूल सिस्टम को बेहतर किया जाए, लेकिन यहाँ पे हमारे वालिदैन भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, और बहुत बड़ी हद तक कि मैं अक्सर कहा करता हूँ शायद हमारे वालिदैन को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी रखी गई है। स्कूल आने से पहले 3-4 साल उनकी जिम्मेदारी है और साथ साथ भी चलते रहते हैं। हमारे वालिदैन ही आमतौर पे कहते हैं कि अब तो स्कूल दाखिल करवा दी, अब तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। नहीं, उन्हें अपनी पेरेंटिंग को संभालना है, उस लिहाज से बच्चे को गेज करें, उसके इमोशंस को देखें, उसके इंटरेस्ट को देखें, उसकी बेस पे डायरेक्ट करें। बिल्कुल, बच्चे का एप्टीट्यूड जज करना वालिदैन का काम है, वालिदैन के साथ साथ टीचर्स भी ये किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इम्तियाज हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं क्या शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज। मगर मेरी इसके अंदर आरा जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तामुल से जरा बात मेरी सुन ले, मैं बड़ा सोच के बोल रहा हूँ। ये बात दरअसल ये है कि सबसे पहले तो हमें पूरी कौम को इस्लाह करनी चाहिए कि हम तरक्की याफ्ता, यानी कि हम अभी तरक्की के मनाजिल कहते हैं ना, तरक्की पजीर होता है, एक तरक्की याफ्ता होता है, हम तरक्की पजीर मुल्क नहीं है। बाखुदा पाकिस्तान का टैलेंट, पाकिस्तान का क्रीम वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, और हमारे क्रीम जो है पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियां वर्ल्ड को निखार रहे हैं, संवार रहे हैं। जाहिर है उन्हें हमारे मौके नहीं मिले तो हम तरक्की पजीर मुल्क हरगिज नहीं है, और ना हम थर्ड वर्ल्ड है। बस जरूरत यह है कि वो हमारे बच्चे बच्चियां जो सोने और जवाहरात में तोलने के काबिल है वो बाहर है। और दूसरी बात, सारा का सारा तालीम के मामले में खुद इंसारी जो है उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है। आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करें। यूरोप, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया में क्या सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेती? वहाँ चाहे इम्तियाज का बच्चा है या एक बादशाह का बच्चा पढ़ेगा, उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये कहना कि हमें बना दिया गया ऐसा, हम दुनिया की नंबर 1 कौम है, सऊदी अरब चले जाए, अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, मलेशिया चले जाए, बरतानिया चले जाए, हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे क्वालिफाइड बच्चे बच्चियां उन मुल्कों को निखार रहे हैं। हमारी अगर इस बदनसीबी नहीं तो और क्या है, इस पे सोचे। बाखुदा हम नंबर 1 कौम है, बस जरूरत हमारे अंदर ऑनेस्टी की है, और अपने जो हीरे जवाहरात से तोलने के बराबर बच्चे बच्चियां स्टूडेंट्स हैं, और जो कलाकार हैं और जो फनकार हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको यहीं रखा जाएगा तो पाकिस्तान हर बंदा गाएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, बहुत खूबसूरती के साथ आपने पार्टिसिपेट किया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हम डिस्कशन करें खुद इन्हिसारी के हवाले से, नौजवानों के अंदर जो खुद इन्हिसारी है वो किस तरह से आ सकती है और इसके साथ साथ माशरती तरक्की से इसका क्या ताल्लुक है, उस पर हम डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि एप्टीट्यूड जज करने की बात हो रही थी, जहाँ वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, वहीं यही रोल जो है, यही किरदार टीचर्स भी अदा कर सकते हैं कि वो एक बच्चे का एप्टीट्यूड जज करें, वो देखें कि इस बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो मैं इम्तियाज़ साहब की थोड़ा सा मैं अर्ज कर लूँ कि आई डू एग्री विद यू कि पाकिस्तानी पीपल आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उस टैलेंट को कैसे तराशना है, कैसे उस आगे लेके जाना है, ये एक माशरे की, एक मुल्क की, एक एकेडेमिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सही। फिर मैंने अब शुरू में अर्ज किया था कि मैं फोकस करता हूँ प्राइमरी एजुकेशन, जो कि हमारा पूरा सिस्टम, देखिए बेसिक लेवल पे आप उसको चीज़ों को समझाओ तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनैलिटी उसी तरह ग्रूम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा मसला क्या है कि हमारे यहाँ प्राइमरी टीचर कौन होता है? द मोस्ट निगलेक्टेड पर्सन, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना, जो कुछ नहीं कर सकता वो एंड ऑफ द डे वो प्राइमरी स्कूल टीचर बन जाता है। दूसरी चीज़, हमारा सिलेबस सेम सिलेबस है, आप उसको इक्वली, जिस तरह रजा भाई ने बताया कि इक्वली ट्रीट करते हैं, वो भाई डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, उसको डिफरेंटली ट्रीट किया करो। तीसरी बात यह है कि हमारे सिलेबस में इतनी किताबें होती है, देखो डेवलप कंट्रीज के अंदर 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो इंग्लिश बेस है, उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंस, ठीक है ना, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाते हैं, इंग्लिश के अंदर आप हिस्ट्री वगैरह। हमारे इधर पता नहीं चलता, उर्दू ए, उर्दू बी, अंग्रेजी ए, अंग्रेजी बी, इस्लामियात, लाजमी इस्लामात, इतनी किताबें होती है कि बच्चा खुद भी कंफ्यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने पॉइंट आउट की कि साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों साइकोलॉजिकली वो बच्चे को जज कर सके कि बच्चे की इंटेंशन किस साइड, वो क्या करना चाहता है। ये हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीज़ों पे इम्पोर्टेंस दे दे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एकेडेमिया में जब भी बात होती है हम कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो भाई यूनिवर्सिटी लेवल तो बात की बात है, जब उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो चुकी है, आप यूनिवर्सिटी में लेके आए हैं, आप उसको कितना चेंज करो। If you want to change the same guy, you have to change it at the initial stage. लेकिन ये चीज़ जो है, ये चेंज तरबियत के ज़रिए भी तो लाया जा सकता है डॉक्टर साहब। अगर हम वालिदैन की तरबियत की बात करें कि वालिदैन किस तरह से बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं, वो उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ इनकलकेट करें, और वो भी तो जज कर सकते हैं कि हमारा बच्चा करना क्या चाहता है। मैं थोड़ा सा इसके हवाले से अर्ज कर लूँ। बयान ने ख़वातीन के हवाले से बात की कि एजुकेशन, मैं कहता हूँ एजुकेशन हासिल करना चाहिए, जॉब भी करनी चाहिए, लेकिन बच्चों को असल में हम निगलेक्ट कर देते हैं। तारिक जमील साहब का एक बयान मैं सुन रहा था, एग्जैक्टली सेम वाक़या मेरे साथ भी हुआ। मेरे पास भी तारिक जमील साहब कह रहे थे कि फैसलाबाद में मैं एक दोस्त के यहाँ चला गया तो उसके बेटे जो थे वो कुछ ना खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना मतलब ताल्लुकात भी पेरेंट्स के साथ वो। मैंने उससे पूछा कि क्यों इस तरह क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे दोनों माँ बाप जो हैं वो डॉक्टर हैं, सुबह के वक्त हम स्कूल जाते हैं वो सोए होते हैं, दोपहर के वक्त हम खाना खाते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं, शाम को जब हम खाना खाते हैं तो वो क्लिनिक में होते हैं और हम इसी तरह सो जाते हैं। सो इट मीन्स वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर किड्स। जब आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दोगे, मैं ये नहीं कह रहा है कि बच्चों की हर डिसीजन जो होती है वो आप मान लें, लेकिन उसकी डिसीजंस में उसकी हेल्प आउट कर ले कि कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा गलत है। इफ यू वांट टू बिकम अ लॉयर, ठीक है ना, गाइड हिम कि किस तरह आप एक बेहतरीन लॉयर बन सकते हो, किस तरह आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हो, एक्सेट्रा। लेकिन और अगर उन्हें कोई मुश्किल फेस कर रहे हैं बच्चे हमारे, कोई हर्डल्स आ रही हैं, तो वहाँ पे भी हमने ही गाइड करना है उनको कि आप अगर ये रास्ता चूज किया आपने और इस ऑप्शन पे आपका काम नहीं बन रहा, तो हमारे पास ये एक और प्लान है, इसको ट्राई करके देख लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस और सजेशंस हैं जो कि वालिदैन की जानिब से बच्चों को दिए जा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हम सब। अब्बास साहब क्या फरमाना चाहेंगे? मैं आज का मौजू बहुत अच्छा मौजू है और बड़े अरसे के बाद मैंने सब टीवी पे रब्ता किया है। जी जी, मैं कभी एक रेगुलर कॉलर हुआ करता था। अच्छा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप ये बहुत अच्छा, एक तो इम्तियाज साहब के साथ एग्री नहीं करता जो बात की थी, और जो साहब बैठे हैं उनके साथ एग्री करता हूँ। क्या हम
देखो प्राइमरी लेवल पे जाएंगे तो तभी जाके एजुकेशन हासिल करेंगे और मुआशरी तरक्की के लिए खुद निसारी पैदा होगी। लेकिन वो हम नौजवान लाएं कहाँ से? एक निकल लगा के पास होने वाला, एमफिल करने वाला, गोल्ड मेडल लेने वाला, वो क्या है खुद निसारी के वो मफहूम समझता है, वो मुआशरी तरक्की के मफहूम समझता है, या वो जो टाटो पे बैठ के पढ़ के PhD करके डॉक्टर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वो बेहतर है कि वो बेहतर है? और अब इसमें अब डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि आया कौन सा वो हीरा होगा। एक नकल करने वाला हीरा है, एक अपने पाँव पे खुद खड़ा होकर आने वाला हीरा है, और वो दोनों में कौन सा है कि मुआशरी तरक्की के लिए और खुद निसारी का आगे लेके मुल्क को ले जा सकता है। पाकिस्तानी कौम में बहुत टैलेंट है, कोई शक नहीं है, लेकिन पैसे के बल बहुत है कि नहीं, जमीन पे एजुकेट आप वो टीचर, फिर बेटा जी वो टीचर कहाँ से लाएं जो हमें खुद निसारी का लेक्चर दें, मुआशरी तरक्की के हवाले से हमें बताएं कि वो है क्या चीज। जब तक वो टीचर नहीं होंगे, आजकल के मिडिल पास, सेकंड डिवीजन पास, थर्ड डिवीजन पास टीचर लगी हुई हैं जिनकी वैल्यू ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है इस मुआशरे में। वो टीचर जो पुराने बैठ गए घरों में जाके, उनकी वैल्यू जिनकी वैल्यू थी उनको हमने हटा दी है। तो आप इसमें तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, टीचर्स के किरदार, उनके रोल के हवाले से और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से मजीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं माशरती तरक्की के हवाले से, और ऐसे में हमने नौजवानों को गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, उनको रहनुमाई फराहम करनी है। इसमें खुद निसारी का क्या किरदार है, इस खुद निसारी को किस तरह से इनकलकेट किया जा सकता है, किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है नौजवानों में, उस पर हम ब्रेक पे जाने से कबल गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने टीचर्स की जिम्मेदारियों के हवाले से बात की, और ब्रेक पे जाने से कबल जो अब्बास साहब बात कर रहे थे कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के अंदर ये एप्टीट्यूड जज करें कि आया हमारा बच्चा करना क्या चाहता है, मेरा स्टूडेंट क्या बनना चाहता है, उसका एप्टीट्यूड क्या कहता है, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं, और उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो वो अवेल कर सकता है, वो बरोएकार ला कर इस माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। इस पर गुफ्तगू करेंगे शाजिया से और जानेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से शाजिया हमें क्या गाइड करेंगी। जी बहुत शुक्रिया हुमा। अब्बास साहब की जो है बात, उसका मैं जवाब देना चाहूँगी, चूँकि लकीली मेरा ताल्लुक भी एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है और मैं टीचर्स की ट्रेनर हूँ। पहली चीज़ तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, यकीनन अब्बास साहब जो है वो एक बहुत अच्छे उन्होंने ख्यालात का इज़हार किया और एजुकेटेड पर्सन हैं। क्या उन्होंने जब प्राइमरी स्कूल में जिन टीचर से पढ़ा, क्या वो एमफिल PhD थे या वो हाईली ट्रेंड थे? नहीं। बात यह है कि वक्त के साथ साथ हमारे जो ट्रेनिंग के तरीके हैं वो भी बदलते हैं और उसके ज़राए और एक मेरिट जो है वो भी बदलता है। मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की है तो मैंने प्राइमरी स्कूल लेवल में पे पढ़ाया 10 साल तक, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी और अब टीचर्स के लेवल पर भी पढ़ाती हूँ। आप यकीन करें कि उस दौरान मुझे बहुत सारे स्कूल्स विज़िट करने का इत्तेफाक होता था। ये मेरी ड्यूटीज़ में शामिल था कि मैं बहुत सारे प्राइमरी टीचर्स को लेसन प्लानिंग सिखाऊं और उनके वे ऑफ टीचिंग और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो है वो क्या होती है वो उनको देखूं और उनको सिखाऊं। आप यकीन करें अब्बास साहब, आपने जो कहा है ना मैट्रिक और मिडिल पास या FA पास जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने चली जाती हैं, मैं बहुत सारी ऐसी टीचर्स की मिसाल दे सकती हूँ जिन्होंने 26 साल 30 साल 37 साल तक उनकी तालीम सिर्फ मैट्रिक थी या मिडिल थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाया। उनके बच्चे उनके बच्चे उनके स्टूडेंट आज बहुत बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं और बहुत अच्छे, बहुत मुखलिस इंसान के तौर पे अपने पाकिस्तान की तरक्की में, अपनी कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने ऐसे टीचर्स को देखा है जो बिल्कुल मैं एक मिसाल एक दो अगर आपकी इजाज़त हो तो देना चाहूँगी कि एक दफ़ा मैं एक स्कूल विजिट करने गई तो वहाँ पर मैंने एक टीचर को देखा कि जिनका 3 क्लास का शायद वो क्लासरूम था
और जो बच्चे बैठे थे, कमरा बज़ाहिर बड़ा साफ़ सुथरा था, लेकिन उसके एक कोने में एक बोरी नुमा कोई चीज़ थी और उसमें बहुत सारे रैपर और इस तरह खाली डब्बे और इस तरह की चीज़ें भरी पड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं थोड़ी देर तो खामोश रही, उनका लेसन ऑब्ज़र्व किया, उनसे डिस्कशन की। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम, मैं अगर आप बुरा ना मनाएं तो पूछना चाहती हूँ कि आपका बाकी तो क्लासरूम बड़ा साफ़ सुथरा है, ये आपने कचरा क्यों जमा किया हुआ है क्लासरूम के अंदर? तो वो एक प्राइमरी स्कूल था जो शहर से बहुत दूर दराज मकाम पे था। वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था। बच्चे जो थे वो इर्द गिर्द के खेतों से क्रॉस करते हुए चट्टानों से इधर उधर से इकट्ठे होते थे और वो एक मतलब एक टीला नुमा एक जगह थी, वहाँ पे एक स्कूल था और बहुत बैकवर्ड जिसे कहते हैं ना एरिया, वो वाला। और वो जो टीचर थी वो भी ज़ाहिर है कि मैट्रिक या एफ थी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी क्वालिफाइड नहीं थी, पीटीसी टीचर थी। उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई हूँ। उन्होंने कहा कि मैम शाजिया, ये कचरा नहीं है, ये वो चीज़ें हैं। जब मैं वो टीचर मेरे साथ ही ट्रैवल करके गई, क्योंकि वहाँ एक ही बस जाती थी और मुझे चूँकि स्कूल को विजिट करना था तो मैं उस बस पे उनके साथ गई। तो मैंने देखा कि उनके बाजू पे एक कपड़े का थैला लटक रहा होता था। जब भी मैं जाती तो वो कपड़े का थैला उनके पास मौजूद होता था। वो कहती हैं कि मैडम, मैं अपने घर में भी जब कोई रैपर, कोई प्लास्टिक का डब्बा या कोई ऐसा गत्ते का डब्बा, जैसे बिस्किट के रैपर हैं, जैसे दूध के डब्बे हैं, जैसे और कोई चीज़ मेडिसिन हैं या कोई और चीज़ घर में खाने पीने की चीज़ आती है उसकी पैकिंग है, तो मुझे रास्ते में भी कोई चीज़ मिलती है तो मैं उठा के इस थैले में डाल लेती हूँ। और मैंने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ इनकलकेट कर दी है। वो करती क्या है, वो डब्बा आके बच्चों को या रैपर पकड़ाती है और कहती है इसके ऊपर जो अंग्रेजी लिखी है वो पढ़ो। अच्छा, ये चीज़ मैन्युफैक्चर हुई तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या थे, मसलन एक बिस्किट कैसे बनता है, और बच्चे वो चीज़ पढ़ते हैं। उनकी देखिए वोकैबुलरी में इजाफा हो रहा है, उनकी लर्निंग में इजाफा हो रहा है, उनके एक्सपीरियंस में इजाफा हो रहा है। अब एक टीचर जिसके पास सिवाय एक ब्लैक बोर्ड और एक चाक के कोई और एक्टिविटी के लिए किसी किस्म का टीचिंग किट नहीं है, और वो किस तरह से जनरेट कर रही है, क्या ये उसका इखलास नहीं है, क्या ये उसकी मोहब्बत नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, क्या ये उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हम कंसिडर करेंगे? और वो उसकी अगर हम उसकी क्वालिफिकेशन देखें तो कुछ नहीं है। उस टीचर की तो सारी जिंदगी स्टूडेंट इज्जत करेंगे। इसी तरह मैं एक और टीचर को मैंने विजिट किया तो मैंने देखा, मैं जब उनके स्कूल में एंटर हुई थी, सर्दियों के दिन थे, और इस तरह जैसे आपका ये टेबल है गोल राउंड, तो इस तरह बच्चे बैठे हुए, बहुत बड़ा दायरा बनाया हुआ, और 1 क्लास नर्सरी क्लास के बच्चे थे। अच्छा, और धूप में ग्राउंड में वो बैठे हुए थे, टीचर दरमियान में खड़ी थी और दायरे के दरमियान में छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े हुए थे। सही। तो जब मैंने वो देखा, मैं साइड पे खड़े होकर ऑब्जर्व करने लगी कि ये क्या कर रहे हैं ना बच्चे, इस कचरे को क्या करेंगे, इन कागजों को। अच्छा, वो एक बच्चे का नाम पुकारती, वो बच्चा उठ के जाता, उस दायरे में एक पर्ची उठाता ग्राउंड में, और उसके ऊपर जो काउंटिंग लिखी होती वो जोर से वो बोलता, अनाउंस करता, पढ़ता कि ये है, और इसका वो उसको इंग्लिश में भी उर्दू में भी और स्पेल करके बताता था। मसलन ये 7 है, SEVEN 7, और हवा में उसकी शेप बनाता था कि 7 ऐसे लिखते हैं, और सारे बच्चे उसको कॉपी करते, दिस इज 7, और वो जाके फिर बोर्ड पे भी 7 लिखता और अपनी जगह पे वापस बैठ जाता। दूसरा बच्चा उठ के आता, उसके हो सकता है उसकी किस्मत में कोई अल्फ़ाबेट हो इंग्लिश का, तो वो बताता था, उसको स्पेल करता था। अब देखें, वहाँ पर भी कोई टीचिंग किट नहीं थी, और जो कागज़ फिर मैंने वो उठा के देखे तो वो जो बच्चे पेपर देते हैं ना, हमारे एनुअल एग्जाम देते हैं, पर्चे देते हैं, तो उनके पेपर की एक साइड कोई ब्लैंक रह जाती है। अच्छा। उन्होंने वो सारे पर्चे रीयूज किए हुए थे, रिसाइकल किए हुए थे एक तरह से ना, कि उन सारे पर्चों को, जो रद्दी पर्चे थे जो हम रद्दी में दे देते हैं, उन्होंने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के उसके ऊपर गिनती भी लिखी हुई थी, अल्फाबेट भी लिखे हुए थे, और वो उससे सीख भी रहे थे। अब देखें, यहाँ पर वो टीचर जो थी, मैंने उनसे पूछा, उनकी 32 या 35 साल सर्विस हो चुकी थी। अच्छा। और उनकी तालीम हार्डली मैट्रिक थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज शहर में बैठे हुए हम PhD स्कॉलर्स और MPhil जो टीचर्स हैं, उनसे ज़्यादा एफर्ट वो कर रही थी, उनसे ज़्यादा बेहतर वो बच्चे की नफ्सियात को समझती थी। दूसरी चीज़, जो बच्चों की नफ्सियात की बात हो रही है, अब हम, सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बच्चों पर एक बहुत बड़ा बोझ ला देते हैं किताबों का। प्राइमरी लेवल पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, वो एक्टिविटीज़ जिससे हम बच्चे का एप्टीट्यूड जो है वो जज कर सकें, जज कर सकें। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, और वहाँ पे कुछ 2-3 बच्चियाँ ऐसी थी जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी थी। रेसेस में वो अपनी तहसील, अपने ज़िला, अपने डिवीज़न लेवल पे वो पोजीशन लेने वाली। अच्छा। इसी तरह दीगर गेम्स में भी। अच्छा, जब मैं उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहती थी अपने नेशनल मतलब इस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, तो मुझे इतनी हर्डल फेस करनी पड़ी कि उनमें से एक बच्ची का वालिद खुद टीचर था, वो ये इजाज़त नहीं देता था कि मेरी बच्ची गांव से बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह मुकाबले में शिरकत करने जाए।
पार्टिसिपेट करने चाहिए। अब उस बच्चे के अंदर रुझान ही स्पोर्ट्स का था, सही। वो एक बहुत अच्छी जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स में जाती हुई बच्चियां तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, बिल्कुल। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम एक फुटबॉलर को भी एक क्लर्क बना के फाइलों के नीचे दबाना जो है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसने बनना क्या था और उसका पैशन क्या है, उसका पैशन डिमांड क्या कर रहा है। उसको अगर बना हम के उस डिमांड को फुलफिल करते हैं तो फिर हमारा बच्चा किस तरह से तरक्की करेगा, कामयाब होगा और माशरती तरक्की में कैसे किरदार अदा करेगा। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची से याहिया हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम और तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। बिलीव करें कि जो आप लोग जो आपके मेहमान होते हैं वो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो हमें कुछ गाइडलाइन। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मेरे अपने नजर मेरे 2 बेटे हैं, मेरी नजर में जो बाप होता है या माँ होती है वही कॉन्फिडेंस देता है बच्चों को हर बात में टोकना कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं करोगे, ये इतनी गलत बात होती है। बच्चों की जो एक सेल्फ रिलायंस है ना वो माँ बाप ही देते हैं। लेकिन मेरा जो तज्जिया वो ये कहते हैं कि आजकल के दौर में हम बच्चों को पैम्पर बहुत करते हैं और फिर वो जब आउट हो जाते हैं तो वो उनकी वो अपने आप पे वो मतलब अपने खुद इनासारी नहीं कर सकते। आपने कहा ना जो बच्चे अपने खुद इनासारी कैसे करें, वो इस सूरत में कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे उनको असाइनमेंट दें, जो उनके काम करने उनसे करवाएं, आप वो काम नहीं करें। क्योंकि बच्चों पे जब आप जब छोटे होते हैं, जब उनके ऊपर आप सारा डिपेंड अपने ऊपर कर लेते हैं, उनसे काम नहीं करवाते तो आगे जाके वो यानी सेल्फ रिलायंस पे नहीं जाते। मेरा सवाल जो है ना आपके तमाम मौजूद मेहमानों से वो ये है कि देखें आजकल के दौर के बच्चे हमने उनको बहुत पैम्पर कर दिया, हर चीज वक्त से पहले उनको दे दी गई है, लेकिन फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे काम भी करें और अपने पैरों पे भी खड़े हो, लेकिन वो डिपेंडेंट ही रहते हैं क्योंकि उनको हर चीज आसानी से मिल जाती है। इसके लिए आप क्या कहेंगे, माँ बाप का क्या किरदार होना चाहिए बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया याहिया, बहुत शुक्रिया। और अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि उनके पास इस मसले के हवाले से क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। रज़ा, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। जो याहिया ने मसला उठाया है वो बहुत अहम है कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को जो है वो ट्रीट करें। बच्चे तो सब कुछ मांग भी रहे हैं, बच्चे बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और फिर वही इम्पोज किए गए फैसले कि वही गाइडलाइन, वही ट्रैक फॉलो करना है, इससे ना इधर देखना है ना उधर देखना है। इस कन्फ्यूजन का हल क्या है? अच्छा, हमारे यहाँ एक जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि हम पेरेंटिंग को डिफ़ाइन करते हैं बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद, और वो भी 4-5 साल का जब बच्चा हो जाए उसके बाद हम पेरेंटिंग को समझते हैं कि अच्छा अब इसका कुछ असर होगा। साइंस ही कहती है कि जब बच्चा 4 माह का है और अभी माँ के पेट में है, उसकी लर्निंग का प्रोसेस तब से स्टार्ट हो जाता है। अब वो वालिदैन क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। हम देखते हैं दुनिया के ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे वालदा को प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, एनालिटिक्स सिखाए जाते हैं, उनको आर्किटी सिखाई जाती है, मैथमेटिक्स कर रही होती हैं वो ख़वातीन, कि जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो बिज़नेस के लिहाज से, मैथ्स के लिहाज से, तमाम चीज़ों के लिहाज से बहुत बेहतर हो। हमें सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि वालिदैन का किरदार वहाँ से शुरू हो जाता है। आपने पेरेंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, स्कूल में जाना शुरू होगा, तब आप ये चीज़ें करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बहुत अहम नुक्ता उठाया कि हम उनको सब कुछ वक्त से पहले दे देते हैं। देखिए, दुनिया है और ये इसका एक ट्रेंड चल रहा होता है, आपने उनको देना है, उनकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ये कोविड का अभी हमने दौर देखा तमाम लोगों ने, अगर आपने बच्चे को टैब चलाना या लैपटॉप चलाना नहीं सिखाया था तो वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकता? बिल्कुल ऐसे ही। द पॉइंट इज़ कि आप उसको इस्तेमाल का तरीका सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे। सही। वो इस्तेमाल का तरीका अगर आपने सिखाया है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, उसके अंदर रिवॉर्ड सिस्टम है बच्चे के साथ, तो फिर उसका इस्तेमाल अच्छा होगा। डेफिनेटली। दुनिया के तकाजे हैं, आपने तमाम चीज़ें देनी, आपने टैब्स भी देने हैं, आपको लैपटॉप्स भी देना पड़ेंगे। सही। और आप 24 घंटे नहीं बैठ सकते सर पे बच्चों के, तो आपको उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। और एक एक चीज़, एक एक नुक्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अखलाकियात से लेके समाजी जो पहलू हैं, और मैं अक्सर कहा करता हूँ, आई हैव अ क्लाइंट, और वो अपनी ज़िंदगी में हमारी नज़रिए या हमारी डेफिनेशन के मुताबिक बहुत कामयाब हैं अपने प्रोफेशन में, बट दैट गर्ल हैज़ अ डिप्रेशन, कि वो इतनी कामयाब होने के बावजूद जो प्रोफेशन था वो उनके वालिद ने ज़बरदस्ती रखाया। अब वो अपनी जॉब बहुत अच्छी कर रही हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, लेकिन उनके जहन में अभी तक वो चीज़ बैठी है
और वो पूरी जिंदगी उनके साथ रहेगी कि ये मेरा जो प्रोफेशन है वो मेरा पैशन नहीं है। सही। और मुझे ज़बरदस्ती रखवाया गया था और हम नहीं समझते, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए, बतौर वालिदैन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके हक में अच्छे फैसले करें और वो उसी नीयत से करते हैं। बट क्या वो बच्चे के लिए इन द लॉन्ग रन अच्छा है या नहीं, इसको गेज करना बहुत ज़रूरी है। जो साइकोलॉजिस्ट की बात की गई, हम जब कोचिंग के उस मॉडल में जा रहे होते हैं, नौजवानों के साथ काम कर रहे होते हैं, एक मसला बहुत आम है, हमारा 18-20 साल का नौजवान भी बच्चा ही है। हम उसको पैरों पे खड़ा होना सिखाते नहीं है, अभी तो पढ़ रहा है ना, अभी तो बच्चा है, अभी सीख जाएगा, कर लेगा, जब कंधे पे आएगी तो फिर सीख जाएगा। इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सही। 18 साल का नौजवान हर लिहाज से मैच्योर है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी जानी चाहिए और माशरे को हमें बदलने की ज़रूरत है, इन रवैयों को और इन तमाम उमूर को, ताकि हम बेहतरी की तरफ जा सकें। बिल्कुल, ये जाना बहुत ज़रूरी है। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना, बिल्कुल बढ़ना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बड़ी खूबसूरती के साथ रज़ा ने सजेस्ट किया है कि किस तरह से नौजवानों को गाइड करना है, वहीं उन्हें फ़ैसला लेने की सलाहियत भी हमने जो है वो सिखानी है कि ये सलाहियत आपके अंदर मौजूद है, इसको जस्ट पॉलिश करना है कि आप अपने फ़ैसले किसी हद तक खुद ले सकें। जी, रज़ा भाई ने वही बात इंडोर्स कर दी कि हमारे यहाँ आप एक सर्वे कर लें कि कितने लोग अपने जॉब में सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल, मेरे क्लास का टाइम हो गया, सर में दर्द है, अभी क्लास है, आई शुड फील हैप्पी कि मेरी क्लास है, क्योंकि मेरी जॉब है, मेरा प्रोफेशन है जिसमें मैं आया हूँ, तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन लेवल फील होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में 70-80% लोगों से आप पता कर लो तो वो अपनी उस जगह पे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दूसरी बात है, हमारी सोसाइटी के एक नॉर्म भी है कि हमेशा छोटा ही रहता है। अगर आपकी उम्र 50 साल है, वालिद साहब जिंदा है, उसकी उम्र 70 साल है, फिर भी आप छोटे हैं, उसके सामने आप फैसले नहीं कर सकते। सही, ऐसे ही है। सो हमें ये चीज़ों को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि वालिद साहब के साथ बदतमीजी ये वो ठीक है ना, लेकिन वो एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुका है। इवन अगर मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंच चुका है, वो कोई फैसला कर रहा है, तो उसको गाइड कर दे प्रॉपरली। डेफिनेटली। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स के पास आजकल टाइम ही नहीं। दैट इज वन ऑफ द डायलेमास आई मस्ट से कि मतलब हर बंदा जॉब में मसरूफ है या अपने मसरूफियात में मसरूफ है। दे शुड गिव प्रॉपर टाइम टू देयर किड्स। दैट इज फिर मैं थोड़ा सा एक वो टीचर्स के हवाले से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ब्लेम टीचर्स, प्राइमरी टीचर, लेकिन देखिए हर जगह पे कहीं न कहीं मसला होता है। आई वांटेड टू पॉइंट इट आउट दैट इशू। मैं भी आज बैठा हूँ तो अपने टीचर्स की वजह से बैठा हूँ। ऑलवेज गिव देम रिस्पेक्ट, ठीक है ना, जब भी कहीं मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ टीचर्स की वजह से है, हमारा सोसाइटी का भी मसला। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके दो भाई हैं, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, प्राइमरी टीचर है, आप सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस करोगे? डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करोगे। तो हमारी सोसाइटी में भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वो डिग्निटी नहीं मिल रही है। देखिए, एक डॉक्टर की तनख्वाह आपने 1.5 लाख रखती है, एक प्राइमरी टीचर की तनख्वाह जो उसने उस डॉक्टर को बनाया है उसकी 25-30 हज़ार रुपए रखती है। आप फाइनेंशियली आप उसको एम्पावर कर दे, आप उसको उतनी रिस्पेक्ट दे दे, उतनी वो चीजें प्रोवाइड कर दे, हर बंदा चाहेगा। अच्छा, यहाँ तो फिर स्टेट का किरदार आ जाता है। इंडिविजुअली तो हम ये किरदार नहीं अदा कर सकते। वेल, स्टेट डेफिनेटली जिम्मेदार है, लेकिन सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। स्टेट इस लिहाज से जिम्मेदार है कि उसकी तनख्वाहें उस लेवल पे ले जाए। सोसाइटी इस लिहाज से जिम्मेदार है कि उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत खूबसूरत सजेशन आपने दिया है। इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से कबल हमारे साथ ज़की हुसैन ज़की साहब भक्कर से मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब। वालेकुम सलाम। फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जी, जो काम भी करे ना वो आदमी नेक नीति से करे। वो दिन सारे का मतलब यही है ना कि वो नेक नीति से करे। कि वो तनख्वाह ले रहा है किसी इदारे से, वो उसमें वो झूठ ना बोले। और सबसे बड़ी बात है, जो झूठ ना बोले ना जी, वो आदि इंसान की जिंदगी जो है ना वो आसान हो जाती है, वो शर्मिंदा नहीं होता। दूसरी बात ये है जी, मेहनत तो जरूरी है ना जी। जो काम भी अब हम सैलरी देते हैं, जो काम भी हो दिल लगी से करना चाहिए जी। बिल्कुल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़की हुसैन ज़की साहब, आपने पार्टिसिपेट किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, जिसमें सबसे पहले माशरती तरक्की को हमने डिस्कस किया और इसमें नौजवानों का क्या किरदार है, नौजवानों के अंदर खुद इन्हिसारी का कॉन्सेप्ट किस तरह से इनकलकेट किया जा सकता है, इसकी कितनी ज़रूरत और अहमियत है, इस पर हमने ज़ोर दिया और इसके लिए बहुत ही खूबसूरत सजेशंस हमारे मेहमानों की जानिब से आए। इसके साथ साथ अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम जो है वो नौजवानों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, मैच्योर अफराद के हवाले से बात करेंगे कि जो नकल का बढ़ता हुआ रुझान है ये आखिर क्यों इतनी तेज़ी से हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। अगर इसके फ़ायदे हैं तो इन फ़ायदों को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अगर इनके नुकसानात हैं तो उनको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है, इनको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, अब हम उस पर एम्फेसिस करेंगे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि खुराक की सूरत में भी, लिबास की सूरत में भी, कुछ फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए भी हम कहीं ना कहीं नकल को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हमें किसी का लाइफस्टाइल पसंद आ रहा है तो भी हम उसको अपना कर नकल कर रहे हैं, किसी से इंस्पायर हैं, उसके बोलने का अंदाज़ उसको खूबसूरत लगता है तो भी हम उसकी नकल करना चाहते हैं, किसी की ऐसी एक्टिविटी जो कि उसके लाइफस्टाइल को इन्हांस कर रही है, प्रमोट कर रही है, हम उस रूटीन को भी अपनाकर जो है वो नकल के रुझान को बढ़ा रहे हैं। ये नकल का जो रुझान है, आया ये नुकसान का सबब बन रहा है या फिर इसमें कोई ना कोई फ़ायदा है? अगर फ़ायदा है तो फ़ायदों को भी डिस्कस किया जाएगा और आपसे भी हम कहेंगे कि अगर आप इस टॉपिक से रेलिवेंट कुछ कहना चाहें, कोई सजेशन हो आपके माइंड में, कुछ पूछना चाहें हमारे तीनों मेहमानों से, तो आप भी लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं उनमें डॉक्टर आरिफ खटक साहब हैं, प्रोफेसर शाजिया अकबर साहिबा हैं और रज़ा शिराजी हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाने से कबल सजेशंस ले रहे थे हम जो है वो खुद इन्हिसारी के हवाले से, नौजवानों को गाइड करने के हवाले से, उसी को भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और साथ ही रिलेट करेंगे दूसरे टॉपिक से। बीच शाजिया, जैसे हम नकल के रुझान को डिस्कस करें तो शायद ये भी बढ़ता हुआ नकल का ही रुझान है कि हमने फ़लाँ प्रोफेशन का इंतखाब करना है, हमारा बच्चा तो यही प्रोफेशन चूज़ करेगा, इसके अलावा तो वो दाएं बाएं देख नहीं सकता। शायद वही फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करना, सोसाइटी के माइंडसेट को फॉलो करना और फिर वो एवेल्युएशन कि लोग क्या कहेंगे, हमने तो ये करना है, फ़लाँ को देखो वो इसीलिए कामयाब है कि उसने इस ख़ास प्रोफेशन का इंतखाब किया। ये भी नकल के ज़ुमरे में आता है ना? जी, आप बड़े अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन कर रही थी। इसका आपने जो ख़ास तौर पे मुझे अच्छा लगा कि आपने इसका पॉजिटिव जो एंगल है वो भी थोड़ा सा उसकी झलक पेश करने की कोशिश की है। वैसे अगर देखा, हमने नकल का जो लफ्ज़ है ना वो इतना बदनाम कर दिया हुआ है उसको, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव एंगल से देखें तो नकल का जो लफ्ज़ है, यानी नकाली करना, कॉपी करना किसी को, तो वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है। मसलन जब तक, अब आप देखें टीचिंग की हम बात करते रहे हैं, टीचिंग में बच्चा जब तक नकाली नहीं करता, यानी कॉपी नहीं करता टीचर को, जो उसने लिखा है वैसा लिखने की कोशिश नहीं करता, जो उसने बताया है, समझाया है वैसा एक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करता है वो अगर वो नकाली नहीं है तो और क्या है। ये तो उसका एक पॉजिटिव एंगल है। और पॉजिटिव एंगल ये भी है कि जब हम ज़िंदगी में किसी कामयाब शख्स को देखते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, अपने आप को उस सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, वो भी एक तरह की नकाली है। लेकिन जो दूसरा पहलू है जिस वजह से ये लफ्ज़ जो है बदनाम है, नकल, वो किसी शायर ने कहा ना कि ज़िंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, ज़िंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा आईना खाने मांगे। तो दूसरा जो नकल का जो कॉन्सेप्ट ज़बान ज़द-ए-आम है या जो बदनाम है वो ये है कि नकल करके या किसी बाय अनफेयर मीन हमने उस इम्तिहान में से पास होना है या उसमें से कामयाब होना है। पहली चीज़ ये कि क्या पहले तो ये हमने देखना है कि इम्तिहान में कामयाब होना ही क्यों ज़रूरी है। सही, क्योंकि हमने सारी की सारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, जो एप्रिसिएशन वाले मामलात हैं, जो कामयाबी वाले मामलात हैं, उनको हमने नथी कर दी हुआ है कामयाबी यानी डिग्री में ज़्यादा नंबर के साथ, ए ग्रेड और A+ के साथ। बिल्कुल। अब अगर हमारे पास मयारी ये है, जब हमने हर बच्चे को हर वक्त ये घर में भी और स्कूल में भी, फलां तुमसे ज़्यादा नंबर कैसे ले गया, तुम फलां के बच्चे जैसे क्यों नहीं हो, तुमने तो मेरे लुटिया डबो दी, तुमने मेरा नाक कटवा दिया, ख़ानदान में जो है फलां के बच्चे कितने नंबर आए, ये चीज़ें। दूसरा आप देखें कि प्रोफेशनली भी एक डिग्री जो है वो एक लाइसेंस का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस मीन्स कि एक फलां डिग्री और इस लेवल की डिग्री होगी तो आप उस प्रोफेशन में एंटर हो सकेंगे, आपको एंट्री मिलेगी। ये वो लाइसेंस है जो आपको किसी भी जगह किसी प्रोफेशन को हासिल करने के लिए या उसमें एंटर होने की ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि क्या उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट
बहुत सारी और चीज़ें हैं। यानी बहैसियत इंसान आप कितने डेडिकेटेड, कितने डिवोटेड, कितने हार्ड वर्किंग हो, कितनी स्किल है आपके पास, स्किल्स को मेजर करने का यहाँ कोई पैमाना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने इम्तिहान को सिर्फ और सिर्फ जो हमारे हाफजे का इम्तिहान है वही बना के रख दिया। ऐसे ही है। यानी एक बच्चा कितनी नॉलेज वॉमिट करके आता है अपने एग्जामिनेशन हॉल में, ये उसका मेमोरी टेस्ट है कि वो किस तरह से मेमोराइज करता है। exactly. उसने वो हो सकता है कि इखलाको किरदार के हवाले से, तरबियत के हवाले से, अपने समाजी रवाबित के हवाले से, अपने शेयरिंग के हवाले से, केयरिंग के हवाले से, हो सकता है वो बहुत पुअर हो, वो बहुत इरिटेटिंग हो घर में भी और क्लासरूम में भी, लेकिन अगर उसका हाफजा अच्छा है और वो नंबर ज़्यादा ले लेता है तो वो कामयाब, उससे आगे कोई भी नहीं है। ये सोच जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है और शायद यही वो वजह है। रज़ा, यकीनन आप मेरी बात से एग्री करेंगे और अगर आप एग्री नहीं करते तो उसकी रीज़न भी हम आपसे ज़रूर जानेंगे कि ये जो नकल का बढ़ता हुआ रुझान है शायद इसीलिए कि हम खुद इंसारी तो प्रमोट करना ही चाहते। ये फैसला हमने दूसरे को लेते हुए देखा, उसका बच्चा कामयाब हुआ, अब यही फैसला हमने अपने बच्चे के लिए भी ले लिया, दूसरे बच्चे के लिए भी ले लिया, साथ वाला इंसान भी हमसे इंस्पायर हुआ और ये रुझान बढ़ता चला गया। तो आपकी नज़र में ये एक पॉजिटिव रुझान है या नेगेटिव? मेरी नज़र में ये दोनों तरह से लिया जा सकता है। जो आपने बात की और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ से भी हुई कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, इसके नेगेटिव भी हैं। जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ज़बान में बात करें, हम इसको मॉडलिंग कहते हैं। जैसे लाइक टोनी रॉबिन्स क्यों इतना बड़ा हो गया, उसने अपने उस्तादों को कॉपी किया, उनकी नकल की और फिर उनसे बेहतर और आगे निकल गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हमें बहसीयत उस्ताद वालदैन को ये कहा जाता है, असातिज़ा को ये कहा जाता है कि बच्चे इनको कॉपी कर रहे होते हैं। बच्चे आपकी गुफ्तगू से उतना असर नहीं लेते जितना आपको देख के असर ले रहे होते हैं। तो आप अगर बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक डालना चाहते हैं तो उनके सामने बैठ के किताबें पढ़ें, वो आपको नकल करते हैं। सही। इसको मॉडलिंग कहते हैं न्यूरोलिंग्विस्टिक की ज़बान के अंदर। बहुत ही एफिशिएंट टूल है आगे बढ़ने के लिए, ठीक, अगर हम इसको उस पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर लेके जाएं। बदकिस्मती ये है कि हमने इसमें तकाबुल का उनसर डाल दिया कि मैं कब तक दूसरे जैसा बन सका या उस जैसा एग्जैक्टली बन सका हूँ या नहीं बन सका। मैंने उस जैसे कपड़े खरीदने की सकत अपने अंदर डाल लिया या नहीं, अब मैं उस जैसा दिख रहा हूँ या नहीं। जब ये तकाबुल आ जाता है और आप वो चीज़ मीट नहीं कर पाते जो आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की थी, वहाँ पे मसाइल जन्म लेते हैं। और जब हम आ जाए तालीमी निज़ाम के अंदर, तो जिस तरह इन्होंने बात की कि एक हद तक, एक वक्त तक नकल करना बहुत ज़रूरी है। असातिज़ा की, अपने साथियों की, अपने बड़ों की, जो आपसे पहले पढ़ चुके, अपने सीनियर्स के पास चले जाएं। ट्यूशन पढ़ने जब जाते हैं तो आप नकल ही कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने मेरिट क्या बना दिया। हम NLP की अगर मैं बात करूं, उसमें हम एक असूल के ऊपर चलते हैं कि 5 सेंसेस जो खुदा ने इंसान को दी हैं, उनमें से 3 बहुत बेसिक हैं, ऑडिटरी, विजुअल और किनेस्थेटिक। कोई भी इंसान इन्हीं तीनों चीज़ों से मुतासिर हो रहा होता है हर वक्त। हर इंसान का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, वो उसी बेस पे चीज़ें और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। कोई सुन के बहुत अच्छा समझता है, कोई देख के बहुत अच्छा समझता है, कोई इमोशंस अटैच कर दे तो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा। जब क्लास में आपने सिर्फ एक लेक्चर ऑडिटरी में दे दिया तो वो विजुअल और जो किनेस्थेटिक बैठे उनको समझ नहीं आई। जब उनको समझ नहीं आई तो आप कैसे तवक्को करते हैं कोई एग्जाम में आपकी मर्जी का जवाब दे देंगे। फिर बदकिस्मती ये है कि हम खुद सवाल बताते हैं और उन्हें कहते हैं हमारा बताया हुआ जवाब दोगे तो ये ठीक है वरना ये गलत है। बिल्कुल। जब तक ये चीज़ें डिफाइन नहीं होंगे, नकल का रुझान, क्योंकि हमने मेरिट बना दिया, एट द एंड ऑफ द डे अच्छे नंबर्स आ गए हैं, तुमने जिस तरह से भी लिए हैं कोई मसला नहीं। सही। बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो बच्चा कामयाब है। रिजल्ट कार्ड पे एक्सीलेंट लिखा हुआ, स्टार लिखा हुआ है तो बच्चा बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो बहुत पीछे हो। जो मैंने अभी मिसाल दी थी, इसी तरह की बहुत सी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। हमने कितने आर्टिस्ट मार दिए हैं इस चक्कर में कि उनको हमने अपने माशरे के लिहाज से अच्छी पोजीशन पे बिठाना है, अच्छी कुर्सी पे बिठाना है। हमने बहुत सी क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी अपने माशरे से इस चक्कर में कि हमने इसको मैथमेटिशियन बनाना है, हमने इंजीनियर बनाना है, हमने स्कॉलर बनाना है, या ये PhD कर ले। वो PhD का मटेरियल नहीं है खुदा की तरफ से, उसको पहचानने की कोशिश करें। तो नकल अच्छी भी है, नकल बुरी भी है। अच्छी कर लें तो आप बहुत जल्दी, 3 चीज़ें होती हैं अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाने के लिए। सबसे पहली इंग्रेडिएंट्स, द सेकंड वन इज क्वांटिटी, द थर्ड इज सिंटैक्स, द स्ट्रेटजी। हमारा मसला ये है, हम बच्चों के इंग्रेडिएंट्स तो बता देते हैं सही कि तुम ये चीज़ कर लो तो कामयाब हो जाओगे। हम ये कभी कभी ये नहीं बताते कि क्वांटिटी कितनी चाहिए। बिल्कुल।
और वो भी अगर हम कहीं बता दें या बच्चा कहीं से सीख ले, हम उसको प्रोसेस नहीं बताते कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। और बदकिस्मती ये है कि फिर बच्चा कहता है मुझे कामयाबी चाहिए ओवरनाइट। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो नकल भी करेगा, फिर वो बूटियां भी लेके जाएगा, फिर वो दूसरों को कॉपी जो भी भी करेगा। अनफेयर मीन होगा उसके लिए वो फेयर ही फेयर हो गया। डॉक्टर साहब आप इस गुफ्तगू में क्या ऐड करेंगे? रज़ा ने बड़ा जो है ना वो इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया है कि हम बच्चे को सिर्फ ये कह देते हैं कि कामयाब हो जाओ, नहीं कामयाब हो गए, कोई हर्डल फेस करोगे या फिर खुदा न खास्ता फेलियर का शिकार हो गए तो दोबारा से भी तो उसको उठाना है। तो वो खौफ फेलियर का बच्चे के लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि उसने अनफेयर मीन्स के थ्रू ही पास होना है या कामयाब होना है। जैसे दोनों ने फरमाया कि नकल करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह हम कर रहे हैं एकेडेमिया में, दैट इज द वर्स्ट थिंग। ठीक है ना। किसी को कॉपी करना, कोई अच्छा एंकर पर्सन है, अगर आप उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दे, उसके प्लस पॉइंट को आप पिक करना स्टार्ट कर दे, दैट इज अ गुड साइन। लेकिन जिस तरह हम एकेडेमिया के अंदर करते हैं उसके पीछे कुछ चीजें। ठीक। फर्स्ट चीज जो है, हमारा पूरा नॉलेज थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है। देखिए साइंस ये कहता है कि 70% नॉलेज आप अपने आंखों से हासिल करते हो, 30% कानों से हासिल करते हो। हम 100% कानों से ही देते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली उसको कोई देते नहीं। देखो इंजीनियर्स को हम कितने फील्ड में लेके जाते हैं। आपने MBA मार्केटिंग की हुई है, आप कितनी दफा मार्केट में गए हो? अनफॉर्चुनेटली ये एक फर्स्ट चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी चीज ये है कि आप मार्च अप्रैल में अपना सोशल जो पेज है वो देखो तो वो पूरा भरा होता है, मेरे बेटे ने कप लिया है, मेरे बेटे ने कप लिया है। हमने अपने बच्चों को इस चीज पे लगाया हुआ है कि आपने फर्स्ट आना है। ऐसे ही। और प्राइवेट वाले तो कुछ इतनी मेहरबान होते हैं कि सबको ही कप दे देते हैं। ठीक है ना। सो अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट सेकंड, भाई प्रैक्टिकली हाउ मच यू आर एक्सपर्ट इन योर एरिया, इधर यू हैव गॉट द रियल नॉलेज और नॉट। और तीसरी चीज ये होती है कि हमारे जो पैसे के नशे की वजह से ना कुछ लोग हाल टू हाल खरीद लेते हैं। उसको देख के फिर जाहिर बात है बच्चा भी मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट करक, ठीक है ना, जिसकी एजुकेशन रेशो ऑलमोस्ट 80% है। एबटाबाद के बाद KPK में सबसे ज्यादा एजुकेशन रेशो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अभी खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं जो कि हाल खरीद लेते हैं। तो बच्चे लोग उधर दाखिल कराते हैं क्योंकि उसको नकल सही पड़ती, ठीक है ना, जिसकी वजह से मार्क्स सही आ जाएंगे। अब ये नहीं है कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा या नहीं होगा, वो कितना सक्सेसफुल होगा। आपने 4 CGPA ली हुई है, लेकिन आपको बेसिक चीजों का नहीं पता, तो उसके लिए क्या। मेरी अभी आपसे थोड़ी देर पहले वो दादी की बात शेयर कर दी, तो दादी मेरी अक्सर एक बात कहा करती है, कहता है बेटा अफसरी आप नकल से नहीं ले सकते, वो आप अपने गट्स टैलेंट से हासिल कर सकते। सो अगर आपने एक अच्छा एक बिग गन बनना है तो फिर आप नकल पे बेस नहीं करोगे। you have to get real, you are supposed to get। अच्छा, यहाँ पे भी ना डॉक्टर साहब थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमारा बच्चा भी दिल बर्दाश्ता है या फिर वो इतना हर्ट हो चुका है कि शायद उसको भी ये लगता है कि अगर मैं नकल नहीं करूँगा तो शायद मैं पास नहीं हो सकूँगा, या देखो फलां को कि उसने ये वाला मीन यूज़ किया और इस मीडियम के थ्रू वो पास हो गया, मैं भी एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ, एक दफ़ा ट्राई करने में कौन सा हर्ज है, या मेरे ठीक होने से कौन सा क़यामत आ जाएगी, कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। ये बहुत सारे माइंडसेट्स हैं जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। देखिए हमने उसके जहन में यही बिठाया होता है, आपको कुछ आता हो या ना आता हो, आपकी CGPA 4 होनी चाहिए। अब वो बेचारा उस CGPA का काबिल है या नहीं है, वो एक दूसरी चीज है, ठीक है ना। मे बी ही इज नॉट टैलेंटेड एनफ टू गेट 4 CGPA, he can easily get it around 3.2 or 3.5, but he is talented enough to compete in the market. That is the biggest thing. हमने उसको मेंटली इस लिहाज से प्रिपेयर करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप नॉलेज ही ऐसा कर लो जिसमें नकल करने की गुंजाइश ही ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये कैसे हो सकता है, आप इसे कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जाने में हम बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं।
जी, नकल का बढ़ता हुआ रुझान और हमारी जिम्मेदारी, हम ये डिस्कस कर रहे हैं नकल करना जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, या इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम खुद से एक्सपीरियंस करना सीखें अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो हम करना चाहते हैं, हम खुद इरादियत अपने अंदर किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ी सी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे अब। और डॉक्टर साहब से हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब, सिर्फ दूसरे को कॉपी करना या सिर्फ दूसरे की कही हुई बात, लिखी हुई बात को एज इट इज़ परफॉर्म करना शायद कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को, स्पेशली अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो उसको जो है स्नब कर देती है। एक ये पहलू भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं बच्चे को मौका दिया जाए कि वो कितना क्रिएटिव है, वो क्या करना चाहता है, उसके जहन में कौन सा आइडिया प्रमोट हो रहा है। देखिए, बच्चे वही करते हैं जो मुआशरा कर रहा होता है, ठीक है ना। हमारे मुआशरे में है लेकिन बेसिकली उसको ये सिखाया जाए कि उसको कॉपी करो, लेकिन अच्छी चीजें कॉपी करो, और ये नहीं है कि एग्जैक्टली आप वो चीज पिक करके अपने आप पे इम्पोज कर दो। सही। अपने भी कुछ ख्यालात होते हैं ना, इसका मतलब है कि मैं कोई अच्छी चीजें आपसे पिक कर रहा हूँ, मेरी वहां पे इंटेंशन है, सही, मेरा इंटरेस्ट है। अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मुझ में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज होगी ना, सही। मैं उस चीज को पिक करके फर्दर पॉलिश करके मैं उसको यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं उसी चीज पे आऊंगा कि जब तक हमारा नॉलेज प्रैक्टिकल नहीं होता ना, हम कहते हैं उन्होंने मास्टर किया हुआ है, दो बंदों के सामने बात नहीं कर सकता। आपने कितनी प्रेजेंटेशन स्किल की, उसको प्रैक्टिस कराइए। सही। हम 9th 10th में साइंस ले लिया, जब साइंस स्टार्ट होता है, पूरे 9th 10th में एक ही चीज थी, वो जी मेंढक का ऑपरेशन करना है। जो साइंस टीचर आते थे, मेंढक का ऑपरेशन कब करना है, सही। सिर्फ ये प्रैक्टिकल चीज थी, किया नहीं था, लेकिन ये वाहिद चीज थी, H2O एंड तक समझ नहीं आ रही थी कि H2O है क्या चीज। भाई प्रैक्टिकली चीज सिखाओ ना। इंटरनेशनली डेवलप्ड कंट्रीज का एजुकेशन जो क्राइटेरिया है वो प्रैक्टिकल बेस्ड, सही, जो आपको सीइंग पे बिलीव करता है, वो लिसनिंग पे बिलीव नहीं करता। सो हमें ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसमें नकल करने की गुंजाइश बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ट्रेंड चेंज करने की आप बात करें तो हम बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो कि ट्रेंड चेंज करना चाहते हैं, जो कि एफर्ट्स कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अक्सर औकात हमें यही कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज की कमी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अगर हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना भी चाहें तो हम नहीं कर पाते, और फिर हमें थ्योरेटिकली फॉर्म करना पड़ता है। देखो, कुछ चीज़ों पे तो किया जा सकता है ना, जिस तरह मैंने प्रेजेंटेशन की मिसाल दी, प्रेजेंटेशन के लिए आपको कौन सी ऐसे टूल चाहिए, वही रोस्टम है जिधर आप खड़े होते हैं, आप स्टूडेंट्स को बुला लो, भाई प्रेजेंटेशन दे दो। सही। वही ग्रुप डिस्कशन है, कितनी मर्तबा ग्रुप डिस्कशन होती है। या आप H2O है, उसको पानी अगर आप दिखा दो कि यही है H2O, ठीक है ना, इस पे कितनी प्रैक्टिकल वो चाहिए। सही। जाहिर बात है, इसके लिए सरमारा हम प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल खर्च ही नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस अगेन वही है कि हाई लेवल पे ज्यादा प्राइम होता है, लेकिन इसमें इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। हमको सिलेबस चेंज करने की जरूरत है ऑटोमेटिकली, थोड़ी सी मेथोडोलॉजीज को जो है वो चेंज करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल एग्री करता हूँ अपनी। हमारी क्लास जो होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर आता है, लेक्चर डिलीवर करता है, जाता है। सही। भाई उसको प्रैक्टिकल बना दो, उससे भी पूछो, ये होमवर्क दे दो, कल आपने प्रेजेंट करना है, कल इस पे डिस्कशन हो, ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर हो, ताकि वो भी प्रिपरेशन करके आ जाए। हमारे 90% स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कल को कौन सा टॉपिक डिस्कस करना। दैट इज अनदर डायलेमा। ठीक है। सो एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि अगर हम इसको प्रैक्टिकल पे ले जाए तो फिर इसकी गुंजाइश ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए एक और बात कहूँगा, ये अनफॉर्चुनेटली जो नकल को रुझान है, ये पैसे वाले जो अमीर तरीन होते हैं, ये उनके लिए एक चैलेंजिंग भी होता है कि मैं अपने बेटे को किस तरह नंबर दिलाऊं। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटकी में था, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी मुझे मिल गया। मैंने कहा खर्चा किस तरह बर्दाश्त करते हो, कितना खर्चा होता है? कहता है $600 में हो जाता है। मैंने कहा किस तरह, अब्बू भिजवाते हैं, क्या करते हैं? फॉर माय अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कहा कि इधर अरबिक स्टूडेंट पढ़ते हैं। अच्छा। वो असाइनमेंट नहीं कर सकते, तो हफ्ते में 1-2 असाइनमेंट मिल जाते हैं उसको, तो हमें असाइनमेंट के $50 लेता, तो मेरा पूरा खर्चा इस तरह पूरा हो जाता है। क्या बात। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जो
अमीर बाहर ममालिक स्पेशली अरेबिक कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी इन चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सही, चलें इसको हम मज़ीद भी डिस्कस करते हैं। शाजिया से कुछ ज़रा पॉजिटिव पहलुओं की जानिब भी आ जाते हैं नकल के। बाज़-औक़ात नकल करना भी ज़रूरी है। एक अच्छी कुक जब तक अपनी प्रैक्टिस नहीं डेवलप करवाएगी या फिर अपने स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करेगी कि जो मैंने रेसिपी बताई है, जितने इंग्रेडिएंट्स मैं आपको गाइड कर रही हूँ उनको एज इट इज़ फॉलो नहीं करोगे तो आप एक अच्छे शेफ़ नहीं बन सकते, अच्छा खाना नहीं बना सकते, या इस रेसिपी को अगर इसी के मुताबिक फॉलो नहीं करोगे तो ये चीज़, ये प्रोडक्ट निखर के नहीं आएगी। यहाँ पे नकल का जो रुझान है उसको बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है। देखिए, नकल जो बतौर टर्मिनोलॉजी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन में जाएं और इसको हम खोल के बयान करें तो ये ज़िंदगी के हर शोबे में, सबसे पहले हमारे घर में हमारी बच्चों की तरबियत जो बिल्कुल हम इनिशियल लेवल पे, इवन बच्चे को अगर आप चम्मच से खाना भी सिखाते हैं तो वो दूसरों को देखकर सीख रहा है, वो नकाली है, वो नकल है। बच्चे को आप चेंज करना सिखाते हैं, बच्चे को आप दांत ब्रश करना सिखाते हैं, बच्चे को अपने जूतों के तस्मे बांधना सिखाते हैं, तो उसके सामने आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपको देखकर नहीं सीखेगा। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं और ज़िंदगी के किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, वहाँ पे आप देखें, अब जैसे कोई न्यू एम्प्लॉय किसी ऑफिस में जाता है तो उसको किसी एक्सपीरियंस्ड वन के साथ बिठाया जाता है कुछ कि आप उनसे सीखें। अब वो क्या करते हैं, वो सीखना क्या है, असल में सीखना या लर्निंग का जो प्रोसेस है वो नकल है। अब उसमें उसके बेसिक्स जो हैं वो हमेशा नकल होती है। जैसे आप बच्चे को लिखना सिखाते हैं, आप उसको उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको सिखाते हैं कि ये अल्फ़ाबेट ऐसे या पेंसिल की ग्रिप ऐसे रखनी है या लिखना ऐसे है। इसी तरह आप कोई भी प्रोफेशनल, जैसे आप पेंटिंग है, कैलीग्राफी है, कुछ भी है, तो वो जो इनिशियल प्रैक्टिसेस हैं जब तक उन पर कमांड नहीं होती उसमें क्रिएटिविटी नहीं आती। उसमें क्रिएटिविटी क्या आती है, जैसे आपने शेफ़ की मिसाल दी। अब अगर बेसिकली किसी इंग्रेडिएंट को या उनके टेस्ट को या उनकी मिकदार को समझा ना हो कोई शेफ़, तो वो अपने डिफरेंट न्यू जो रेसिपीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा। वो न्यू रेसिपीज़ या क्रिएटिविटी उसमें लाने से पहले वो नकल करता रहेगा, वो सीखता रहेगा रिपीटेडली। हम अपने घरों में बच्चियों को कुकिंग सिखाते हैं, तो अगर हम चाय बनाना भी सिखाते हैं, बिरयानी बनाना भी सिखाते हैं, तो वालदा या घर में बड़ी बहन जो है वो छोटे जो बच्ची है जिसको सिखाया जा रहा है तो उसको पास खड़ा करती हैं और उसको दिखाते हैं, वो देखने से सीख रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी 70% लर्निंग, मैंने भी ये थ्योरी पढ़ी थी कि हमारे जो ह्यूमन ब्रेन जो लर्निंग कर रहा होता है तो उसमें वेरी फ्यू परसेंटेज जो है वो हियरिंग से है, बाकी तकरीबन जो है 87% जो है गुडमैन की थ्योरी के मुताबिक 87% लर्निंग जो है वो हमारी देखने से होती है। अब नकल के ये इस हवाले से डॉक्टर साहब जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, जैसे हमने ये अभी तक अनफॉर्चुनेटली जितनी डिस्कशन की है वो हमने स्टूडेंट की तरफ उसको मोल्ड किया है कि स्टूडेंट नकल करते हैं, क्यों करते हैं। मैं आपको बताऊं कि टीचर्स नकल करवाते हैं। सही, क्यों करवाते हैं? इसलिए नहीं कि वो कोई बदयांती उनके अंदर वो उस तरह से है, असल में वो मजबूर हैं। गवर्नमेंट ने इस तरह का अब कुछ क्राइटेरियाज रख दिए गए। बाद जिस तरह हम बच्चे को क्रिएटिव फील्ड में जाने नहीं देते, अपनी मर्जी नहीं करने देते, इस तरह टीचर्स की प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों। अब वो आगे जो स्टफ़ है वो कैसा है, वो रिजल्ट्स जो है वो किसी और फैक्टर की वजह से भी वैसे अच्छे नहीं आ रहे। अब टीचर को डर है कि अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा ना आया तो मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि मैं जब एग्ज़ाम्स के दौरान कई दफ़ा मैं सेंटर विज़िट करने जाती, एक जगह मैं गई और मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा, मेरे सामने वो पेपर हुआ और कोई नकल मेरे देखने में तो कुछ ऐसा नहीं आया। जब मैं वापस आई तो शाम को मुझे पता चला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़लाँ सेंटर में नकल करवाई गई। अब वो सेंटर में मैं दिन को मौजूद थी, मैं सोच में पड़ गई कि मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि नकल करवाएगी। बाद में मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं दोबारा जाऊं और वहाँ उनसे पूछूं कि नकल किस तरह करवाएगी, मेरी मौजूदगी में नकल किस तरह करवाएगी ना। अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था, छोटा सा हाल था। MCQs जो बच्चों को दिए गए 15 to 20 या 25 नंबर के मैक्सिमम MCQs होते हैं। MCQs में होती हैं 4 ऑप्शन, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब टीचर जो था उसने बच्चों को मेरे जाने से पहले समझा दिया हुआ था कि मैं जो है मेरे कमीज के 4 बटन हैं, जो ऑप्शन दुरुस्त होगा मैं उस बटन पे निशान लगा दूंगा सामने आके। अब टीचर घूम के आता था, चक्कर लगाता था और इस तरह इशारा कहीं कर देता होगा पीछे खड़े हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 तो बटन नंबर 2 सेकंड ऑप्शन दुरुस्त है, बटन नंबर 3 थर्ड ऑप्शन दुरुस्त है। तो वो एक मतलब उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन थी
वो मुझे नहीं पता थी। तो टीचर इसलिए करवाने पे मजबूर होता है कि टीचर को अपने सर्वाइवल का खतरा होता है। एक वो बेचारा पहले ही पिस रहा है इस माशरे की चक्की में, पहले ही पिस रहा है, क्योंकि हमने ये मेयार मुकर्रर किया हुआ है कि टीचर जो है, टीचर क्या जिंदगी में किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला शख्स अगर वो लो पेइंग जॉब कर रहा है तो उसका जिंदगी में कोई इज्जत नहीं है। ये पहलू भी हम डिस्कस करेंगे, मजीद भी सजेशंस और सॉल्यूशंस देंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, रजा से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। हम डिस्कशन कर रहे हैं नकल का बढ़ता हुआ रुझान और हमारी जिम्मेदारियां। क्या ये नकल का बढ़ता हुआ रुझान अच्छी जानिब जा रहा है या खुदा न खास्ता किसी नुकसान का सबब बन रहा है, तो हमने इसको काउंटर करना है और कंट्रोल भी करना है। ब्रेक पे जाने से कबल हम डिस्कशन करते हैं, नकल के हवाले से ही बात हो रही थी, कुछ वाक़यात डिस्कस हो रहे थे कि बाज़ औक़ात नकल करवाना ज़रूरी भी हो जाता है फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ हम देखते हैं कि अगर तरक्की भी करनी है तो भी हमें नकल करवानी पड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और इनको काउंटर भी करना चाहिए। लेकिन एक पहलू और मैं डिस्कस करना चाहूँगी रज़ा, जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है वो ये है कि बाज़ औक़ात हमने जिस तरह से डिस्कस किया कि नकल करवाना ज़रूरी भी है, या फिर नकल करना ज़रूरी एक इंसान के लिए इसलिए है कि वो एक चीज़ को देखते हुए उसको अगर कॉपी करता है, उसको फॉलो करता है, तो वो कुछ नया हासिल कर सकता है और जल्दी हासिल कर सकता है, रादर देन कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस और अपनी एक्सपीरियंसेस को दोबारा से दोहराए और इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करे, ज़ीरो से स्टार्ट करे। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर एक इंसान किसी की अच्छाई को कॉपी कर रहा है, किसी के अच्छे ड्रेसिंग सेंस को कॉपी कर रहा है, किसी के लाइफस्टाइल को कॉपी कर रहा है, तो वहाँ भी उसको लेबल कर दिया जाता है, जो कि हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव पहलू है। तुम तो कॉपी कैट हो, तुम तो फलां की नकल कर रहे हो, तुम्हारा अपना तो कुछ है ही नहीं, सारी पर्सनैलिटी उसकी तरह है। ये चीज़ भी ख़त्म होनी चाहिए कि अगर हम अच्छी चीज़ के और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और अच्छी चीज़ को फॉलो करना हम ट्रेंड समझ रहे हैं, तो इसको तो इजाज़त दी जानी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैं मॉडलिंग की बात कर रहा था, उसमें हम एक असूल ये बताते हैं कि आप किसी भी लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच सकते हैं अगर आप उस कामयाब इंसान के एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो करें। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि लिबास आप वैसा ही पहने। द पॉइंट इज़ कि वो क्या करते हैं, उनके ज़िंदगी रोज़मर्रा के क्या तौर तरीके हैं, उसको कॉपी करते हुए, इमिटेट करते हुए आप उस लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच सकते हैं। हमारे माशरे के अंदर ऑब्वियसली ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, ये हर जगह पे ऐसा ही होता है। आप जब किसी को कॉपी कर रहे होंगे, आप किसी के पीछे चल रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो लोग आपको कहेंगे कि ये पैरोकार हो गया। हमारे यहाँ मुरीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, रन मुरीद के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जब तक आप या तो खुद एक्सपीरियंस करके जाएंगे उस लेवल तक, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर बहुत सा वक्त लग जाएगा। दूसरा जो सीखने का तरीका वो ये है कि आप जो शख्स पहले किसी मकाम पे पहुंच चुका उस पैटर्न को देख लो, उसने जो गलतियां की हैं कम से कम वो ना दोहराओ। बिल्कुल नई गलतियां करो, नए एक्सपीरियंसेस लेके आओ, पुरानी गलतियां ना दोहराओ दोबारा से। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इस इकोसिस्टम का वक्त बचेगा। हम जो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट्स रीसर्च। अब दिस री मीन्स कि आपने किसी को कॉपी किया हुआ है, उसमें से कोई एक नुक्ता उठाया और फिर आप उसके ऊपर दोबारा सर्च कर रहे हो। सही। तो दिस री मीन्स अगेन यू आर कॉपिंग समथिंग और आप इमिटेट कर रहे हो किसी प्रोसेस को। जब तक ये प्रोसेस नहीं चलेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। डेफिनेटली आप एक मकाम पे पहुंचेंगे, आपको जिद्दत का, क्रिएटिविटी का इख्तियार तब मिलता है जब आप किसी एक चीज़ में एक मकाम तक मास्टर हो गए। और मैं यहाँ पे अपने सीनियर शायर हैं, उनके साथ एक मरतबा गुफ्तगू चल रही थी और एक आज़ाद शायरी एक सिन्फ है शायरी की। नौजवान उस आसानी को इस्तेमाल करते हुए आज़ाद शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं कि हमें काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी नहीं करनी पड़ेगी। और वो ये बात कर रहे थे और इस पे जोर दे रहे थे कि जो भी शायर शायरी शुरू कर रहा है वो पहले पाबंद शायरी करे। जब तुम पाबंद शायरी में मास्टर हो जाओ तो फिर तुम्हारे पास इख्तियार है कि जाओ तुम असूल तोड़ो और आज़ाद शायरी करो। लेकिन ये पाबंदी ज़रूरी है। तो कोई भी आज़ादी है वो पाबंदी की मोहताज है। जब तक आप उसको मास्टर नहीं करते क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी और नई चीज़ नहीं आएगी, फिर आप एग्जैक्ट पैटर्न लगोगे। बिल्कुल। फिर आप कॉपी कैट लगोगे। ये क्रिएटिविटी का वो चंक है जो इंसान को मुमताज़ करेगा उस शख्स से जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। सही।
तो पहले उसको कॉपी करना है और फिर उसमें क्रिएटिविटी लेके आनी है। जब ये आ जाएगा फिर आपको कोई कॉपी कैट नहीं है। यकीनन ऐसा ही है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी कोचेस हैं, माशाल्लाह आप भी ट्रेनर हैं, तो आप भी यही कहते होंगे कि मुझे कॉपी किया जाए, मेरी जितनी भी बातें हैं उनको एज इट इज़ फॉलो किया जाए, इनमें कोई अमेंडमेंट या इनमें कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, इनको एज इट इज़ फॉलो करोगे, इनको एज इट इज़ प्रैक्टिस करोगे तभी कामयाब हो पाओगे। तो इस पहलू से इस रुझान को बढ़ाना भी ज़रूरी है। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप की जा सकती है? सबसे पहले समझना ज़रूरी है, जो हम अब बात कर रहे थे कुछ देर से कि उस्ताद का किरदार क्या है। जो आपने बात की मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ इस हद तक रखूँगा कि मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा, मैं बताऊंगा कि मेरे नज़रिए के मुताबिक ये वो उसूल है जिस पे चल के कामयाब हो सकते हो। अगर तुम्हें सही लगता है तो ज़रूर उसको फॉलो करो, क्योंकि मैंने पिछले 50 साल में 100 लोगों को देखा है जिन्होंने इस पैटर्न को फॉलो करके कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कोई और इरादा है, तो कोई और तरीका है, तो उसको फॉलो कर लो। ठीक। हम लोग रास्ता ज़रूर बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर चलने की जिम्मेदारी हर इंसान की खुद होती है। अब आपने जो बात की कितनी अहमियत का हामिल है और कैसे इस अहमियत को उजागर किया जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगेन पेरेंटिंग आ जाती है, आपके स्कूलिंग का निज़ाम आ जाता है। असातिज़ा के किरदार को कितना अहम आप बच्चों के जहन में प्लांट करेंगे। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो घर वालों की बात नहीं मान रहे होते और कहते हैं मेरी टीचर ने ऐसे कहा है तो ऐसे ही करना। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग जो भी कह रहे हैं वो गलत है, टीचर ने जो कह दिया वो सही है। अब वही जो एहतराम है वो बड़े होने तक क्यों ख़त्म हो जाता है? सही। हमें उस मसले को देखना है। हमारा मसला ये है कि हम मसाइल की निशानदेही नहीं करते, हम उनको कबूल नहीं करते, हम एक्सेप्टेंस नहीं लेके आते कि ये मसला है। एक बात हुई, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हमें मसाइल हैं, हम हल की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हम खुद को बेहतर कह सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमें, लेकिन जो मसाइल हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इस अहमियत को उजागर करेंगे तो उस बात की वक़्त होगी, फिर हम दूसरों को फॉलो करेंगे। जो है वो समझने के लिए परफेक्शनिज्म से निकलना होगा, और ये जो है हमने सोच डेवलप करनी है डॉक्टर साहब कि हम परफेक्ट नहीं है, अभी हमारे सीखने का अमल है, अभी इस्लाह की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है, चाहे वो टीचर्स हैं, वालिदैन हैं, आपका बॉस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहता है कि आपने ये सेटेड पैटर्न ही फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा या इससे कम या इससे आगे का सोचेंगे तो शायद मेरी पोजीशन हिल जाएगी, मुझे कामयाब या मुझे परफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस माइंडसेट के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम उसको एक ही जगह पे रखते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहली मिसाल दी, अगर आपकी उम्र 50 साल है, आपके वाले साहब हयात है, उसकी उम्र 70 साल है, उसके लिए आप बची ही है। यू हैव एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट स्टिल मतलब वो आपको उस जगह से वो नहीं करेगा। लेकिन इस चीज़ से पहले मैं एक और चीज़ की तरफ से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक होता है एजुकेशन रेशो, एक होती है स्टैंडर्ड। हम रेशो के चक्कर में पड़े हैं, हम स्टैंडर्ड को भूल गए। आप रेशो को डिक्रीज कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड को हम उस लेवल पे ले जाए जो एजुकेटेड आदमी वाकई में एजुकेटेड हो। वो एजुकेटेड ना हो, वो लिटरेट भी हो। ठीक। अनफॉर्चुनेटली हम एजुकेटेड तो हैं लेकिन लिटरेट नहीं। और ये एजुकेशन का नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे ये इशू आ रहा है कि हम चीजों में डिटरोरेट कर रहे हैं, अखलाकी तौर पे डिटरोरेट कर रहे हैं, एजुकेशन में डिटरोरेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। वी हैव टू थिंक ओवर इट सीरियसली कि हमने इन चीज़ों को, ये जो ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की हुई है, उसका क्या एजुकेशन का उस लोगों के कोई असर है कि नहीं है, उसके तरीक़ाकार पे कोई असर है कि नहीं है। लेकिन हम रेशो में फंसे होते हैं। हमारी एजुकेशन रेशो जी 48% पे चली गई। वो जो पुराना मैट्रिक पास है ना, वो आज भी हमारे MA पास से बेहतर है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था। मैं मिसाल दे दूं, मैट्रिक में हमारा जब एग्जाम था बोर्ड का, तो हम पे जिस बंदे की ड्यूटी लगी थी वो इतना सख्त बंदा था कि उसने अपने बेटे के ऊपर केस किया हुआ था, उसके साथ नकल पकड़ा गया था, 3 साल के लिए उसने आउट किया था। आजकल विल इट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल इन द प्रेजेंट? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। आजकल तो कहते हैं अब्बू आया हो तो बेफिक्र रहो, ठीक है ना। सो ये एक चीज़ है कि हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड, हम डेवलप कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, हम डेवलपिंग कंट्रीज में चले जाओ, आप बिलीव करोगे कि उसके एजुकेशन का उनके लोगों पे ऊपर इतना असर होता है
कि वाकई में हम उसको न सिर्फ एजुकेटेड बल्कि लिटरेट भी कहते हैं। बिल्कुल करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सजेशंस हैं आपके पास? आज के जो पहला हमारा टॉपिक था जिसमें खुद इन्हिसारी के हवाले से हमने बात किया कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ये ज़रूरत है कि उनको गुंजाइश दी जाए, उनके अंदर ये स्पेस प्रोवाइड की जाए कि वो अपने फ़ैसले, अपनी इंटेंशंस, अपना एप्टीट्यूड और अपना इंटरेस्ट एटलीस्ट बोल सकें कि हम ये करना चाहते हैं और ये हमें बेहतर लगता है। हर बंदे की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, उस पर इम्पैक्ट ज़रूर होता है पेरेंट्स का, टीचर्स का, लेकिन उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। आप उसको फ्री कर दें कि वो किस जगह जाना चाहते हैं, उस जगह पे कोऑपरेट किया करो। डॉक्टर अगर है तो बेटे को डॉक्टर, अगर नहीं बनना चाहता है तो मत बनाओ। पायलट अगर है तो बेटे को पायलट, अगर वो नहीं बनना चाहता मत बनाए, बाय फोर्स मत बनाए। वो जहाँ पे जाना चाहता है उस जगह पे उनको हेल्प आउट कर लो, उसके साथ कोऑपरेट कर लो और उसको गाइड कर लो कि हाउ परफेक्ट डॉक्टर यू कैन बिकम, how perfect liar you can become, rather to enforce the other person, no you have to join this profession। ठीक है ना, कल को वो इतना इजी पर कंफर्ट जोन में नहीं होता, ना वो जॉब को उस लेवल पे परफॉर्म करता है। दूसरी चीज जो है वो नकल वाली बात आपने की जी, जी, इसको आप मैसेज में कंक्लूड करेंगे। मैं मैसेज में होता है कि हमें लोगों को एजुकेट नहीं करना है, हमने लोगों को लिटरेट भी करना है। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात है और इसके लिए अगर हम एफर्ट करते हैं तो यकीनन हम जो है वो माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं, जिनको हमने डिस्कस किया कि माशरती तरक्की को जो है हमने किस तरह से जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसमें अपना किरदार अदा करना है और नौजवानों को इसमें जो है थोड़ा बहुत उनके अंदर ज़ोर भी डालना है, उनके अंदर खुद इन्हिसारी भी डालनी है कि वो माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। शाज़िया, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए और आप कोई सजेशन भी देना चाहें थी आज के पहले टॉपिक के हवाले से? सजेशन हमने बहुत अच्छी जो है काफ़ी उस मौजू पे बात की है। खुद इन्हिसारी के हवाले से जो है डॉक्टर साहब की बात की मैं तायीद करूँगी कि देखें, अगर तो हमारा मकसद है ना कि हमने बहैसियत कौम भी तरक्की करनी है, बहैसियत इंसान भी एक कामयाब इंसान जो है वो प्रोड्यूस करना है, बनाना है, अपने इदारों से निकालना है, तो वो लिबर्टी उसको ज़रूर दें जो वो बनना चाहता है। देखिए, हमने सिर्फ़ और सिर्फ अगर एक शख्स जो है वो अपने ऑफिस में या जिस भी अपने वर्किंग प्लेस है वहाँ पे अगर वो वर्किंग आवर्स पूरे करने जाता है, वहाँ पे वो सिर्फ दिहाड़ी लगाने जाता है, वहाँ पे सिर्फ वो अपना टाइम पास करने और तनख्वाह लेने जाता है, तो वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी। अगर वो वहाँ इश्क करता है अपने काम से, अगर वो इंजॉय करता है अपने काम को, अगर वो शौक और लगन के साथ वहाँ जाता है, अगर वो घर आकर भी अपने काम में मेंटली तौर पे इन्वॉल्व रहता है कि मैं इसमें क्या जो है वो कैसे कर सकता हूँ, इसको बेहतर मज़ीद इसमें बेहतरी कैसे ला सकता हूँ, वो कौम, वो माशरा, वो स्टूडेंट और वो अफराद जो है वो जो अपने काम को इंजॉय करते हैं, जो अपने काम से इश्क करते हैं, वो कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसे ही बजाय इसके कि एक दिहाड़ीदार की तरह एक सुबह जो है बड़े नागवार और बोझल कदमों से आप जाते हैं दफ्तर में, सिर्फ टाइम के हम टाइम पे पहुँच गए और हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी है, अगर हम लेट हो गए, इतनी हमारी लेट कमिंग्स हुई तो हमारी तनख्वाह में पे ये फ़र्क पड़ेगा। तो इस खौफ के साथ, इस बोझलपन के साथ, इस दिल में कसाफत भरे हुए जब हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। रज़ा, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए? पैगाम सिर्फ ये है कि जब हम बात कर रहे हैं खुद एतमादी की, खुद इन्हिसारी की, वालिदैन को ये समझना है कि उनकी अहमियत क्या है और उनका मकाम क्या है। इसी तरह टीचर्स को भी ये समझना है कि उनका मकाम क्या है। जहाँ तक बात है बिल्कुल फ्री हैंड देने की, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ नौजवानों को भी समझनी है कि वालिदैन उनके हक़ में अपने मॉडल ऑफ द वर्ल्ड के मुताबिक फ़ैसला कर रहे होते हैं। द पॉइंट इज़ कि आप समझा नहीं पाते कि मैं किस लिए बनाऊँ। सही। बच्चे आगे ये तो कहते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, उन्होंने मेहनत ही नहीं की अभी तक। सही। वो प्रूव नहीं कर सके अपने वालिदैन को कि वो इस चीज़ में अच्छे हैं। वो मौके तुमने अपने लिए खुद जनरेट करने हैं। बाहर से दाद आएगी तो घर वाले देना शुरू कर देंगे। यकीनन इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितनी भी सोल्यूशंस और सजेशंस आज यहाँ पे डिस्कस हुए वो आपके लिए कितने हेल्पफुल साबित रहे। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह की